आज की ताजा खबर। नमस्कार, हरकारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम लोग आज फिर आए हैं आज के न्यूज़लेटर के साथ जो आपके पास टेक्स्ट और ऑडियो में पहुँचता है। तो आज की न्यूज़ लिस्ट के साथ शुरू करते हैं। गौरव हमको बताएँगे और फिर हम उस पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं गौरव और राजेश। गौरव? जी, मॉर्निंग। आज की सुर्खियां, सबसे जो पहली खबर है वो अर्थव्यवस्था को लेके है। सुब्बा राव पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने मोदी की पूरी इकोनॉमिक्स को समझने के लिए एक आर्टिकल में वो पूरा समझा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो रुपया स्थिर होने के बावजूद 100 सालों में हमें देखने को मिलता है लगातार आय में असमानता बढ़ गई है। तो इस पे वो पूरा विश्लेषण किया है, उससे आगे बात करेंगे। मोदी सरकार के लिए इस मॉनसून में 5 बड़ी दिक्कतें भी आ रही हैं। मतलब ये बरसात मोदी सरकार के लिए 5 दिक्कतें लेके आई है। टेलीग्राफ ने उन 5 बड़ी चुनौतियों को एड्रेस किया है, वो भी हमने कैरी किया है। देश की औद्योगिक जो विकास दर है, जो वृद्धि है, वो 9 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 1.2% की ये बढ़त थी, लेकिन पिछले 9 महीने में ये सबसे निम्नतम स्तर पर अपने आ गई है। कर्नाटक में राजनीतिक रस्साकसी डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों खेमों के बीच लगातार जारी है। डीके शिव कुमार के समर्थक लगातार ये मांग कर रहे हैं पार्टी से कि भाई अगला चुनाव जीतना है तो आप डीके शिव कुमार को कमान दे दीजिए। तो इस पे वहां पर रणजीत सुरजेवाला दिए थे, उनकी बैठक हुई है, इस पे हम आगे बात करेंगे। उस बैठक में क्या निकला है, उसके मायने क्या है इस गोलबंदी के। बिहार में मतदाता सत्यापन को लेकर लगातार गफलत बनी हुई है और आगे जिस तरीके की खबरें आ रही है कि इस तरीके की प्रैक्टिस मतदाता सूची के जो पुनरीक्षण का काम वहां पे बिहार में चुनाव आयोग कर रहा है, ये आगे अन्य राज्यों में भी ये प्रैक्टिस चल सकती है। गुजरात में 300 साल पुरानी एक दरगाह को गिराने का मामला आया है। देश भर में दरगाह मस्जिदों को गिरने की खबरें लगातार आई हुई है। इस बार गुजरात से आया है, यहाँ 300 साल पुरानी दरगाह गिराई गई। मणिपुर में यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ने जो हालिया जो तनाव गोलीबारी के बाद हुआ था, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत और एक जो संगठन है उनके नेता और उनके गार्ड्स की जो मौत हुई थी, तो उसमें यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी ने जिम्मेदारी ली है कि भैया वो गोलीबारी हमने की थी। चूरा चांदपुर इलाका जो है वहां पे बड़ा तनाव हुआ था इस गोलीबारी के बाद। तेलंगाना की फैक्ट्री में विस्फोट में मृतकों की संख्या का आंकड़ा बढ़ गया है। वो 36 मृतक अब इस हादसे में अब तक पहचान हुई है कि भाई 36 मृतक हैं इस हादसे के बाद। रेलवे ने अपने किराए के ढांचे को बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। किराए में बदलाव जल्द देखा जा सकता है। पवन कल्याण और अन्नामलाई, दक्षिण से खबर आई है। पवन कल्याण फिल्म स्टार हैं, राजनेता हैं आंध्र प्रदेश के, और अन्नामलाई दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सरकार के जो कौशल प्रोग्राम, सरकार ने जो स्किल इंडिया शुरू किया था, वो बुरी तरीके से फेल हो गया है। इस पे भी हम आज बात करने वाले हैं। इसके अलावा ट्रंप का जो बिग ब्यूटीफुल बिल कहकर ट्रंप प्रशासन लगातार प्रचार कर रहा था, विरोध भी हो रहा था उनके बिल का, वो पास हो गया है। सीनेट ने सीनेट ने उसे पास किया है। अब वो आगे उस बिल पे आगे चर्चा होनी है, लेकिन सीनेट से वो पास कर दिया गया है। तुर्की में बवाल हुआ है। तुर्की में मोहम्मद पैगंबर साहब को दर्शाता हुआ एक कार्टून, उन्होंने आरोप लगाया कि ये मोहम्मद पैगंबर को दर्शाने वाला एक कार्टून है, उस पर बवाल हो गया। 4 कार्टूनिस्ट को और जो लेमैन एक पत्रिका है उसके कर्मचारियों को घरों से पुलिस घसीट के ले गई है। तो ये इस तरीके के मामले खैर तुर्की में हम पहले भी सुनते आए हैं। न्यूयॉर्क में जोरहान ममदानी की जीत का अर्थ भी आज हम बताएंगे, कि आगे चर्चा करेंगे कि उनकी जीत के मायने क्या हैं, इस पे आगे बात करेंगे। सेंसर बोर्ड लगातार चर्चाओं में है। पिछले दिनों खबर आई कि सितारे जमीन पर एक फिल्म आमिर खान की आई, उसमें प्रधानमंत्री का 2047 को लेकर दिए गए एक बयान के उद्धरण को जोड़ने की उन्होंने बात कही थी कि भाई आप फिल्म शुरू होने से पहले इसमें जोड़े। अब 4 और फिल्में ऐसी लाइन में हैं जिन पे सेंसर बोर्ड ने कैची चलाई है, और बहुत सारे मामलों में सवाल उठ रहे हैं कि इनकी जरूरत क्या है। मतलब ये कोई इतना, जैसे जानकी नाम बदलने पे जानकी नाम बदलने पे सेंसर बोर्ड को आपत्ति थी, इसके अलावा और भी फिल्में लाइन में है।
दिलजीत दोसांझ लगातार पहलगाम हमले के बाद से, उससे पहले भी वो निशाने पे रहे हैं, और अब पहलगाम हमले के बाद एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट उनकी फिल्म में काम करती है, उसको लेके वो दोबारा से निशाने पे हैं। तो इस पे भी हम बात करेंगे। मोटे तौर पे आज हमारे पास यही खबरें हैं। शुरुआत हम मोदी सरकार के लिए जो 5 बड़ी चुनौतियां आ रही है मॉनसून में, आज इसी से करने वाले। मेरे ख्याल से बीच में जो खबर का जिक्र जो नहीं हुआ, वो केरल में जो अत्याधिक गरीबी जो है लगभग वो मुक्त हो गया है उससे। मेरे ख्याल से 1 महीने के भीतर वो उसको घोषित तौर पे ऐसे हो जाएंगे, जो कि भारत जैसे देश में जहाँ पे इतने सारे गरीबी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग भारत में रहते हैं, उस के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है। जबकि मुझे याद है कि पीछे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल में जाके बता रहे थे कि उसका जो है उसको यूपी की तरह वो विकसित करना चाहते हैं केरल को, और उसकी तरह की न्याय व्यवस्था और फलाना ठिकाना वो कर देंगे इस तरह से आके। तो वो शायद सबसे बढ़िया जो खुशखबरी मेरे ख्याल से है इस समय देश की, जिसपे ज्यादातर लोग, हम लोग भी बात नहीं करते हैं, वो गरीबी की है कि एक तरफ हम सबसे चौथी या बड़ी जीडीपी की बात तो करते हैं, पर ये बात नहीं करते कि जो प्रति व्यक्ति, जो डी सुब्बा राव ने भी अपने जायजे में लिखा है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है वो कहीं नहीं बढ़ती दिखलाई पड़ रही आर्थिक असमानता के बावजूद। मोदी के जो मानसून को लेकर जो 5 चिंताएं टेलीग्राफ में जताई हैं, वो अब वो देखना पड़ेगा कि किस तरह से प्ले आउट होती है, क्योंकि ज्यादातर तौर पे हम ये लगातार देखते रहे हैं कि वो जब सबके सामने आके बात करनी होती है तो वो एक अलग सा ही उनका एक रवैया होता है। उसमें सबका साथ और सबका विश्वास लेने की प्रवृत्ति वो बोलते तो हैं, पर वो दिखलाई नहीं पड़ती है। इसमें जो 4-5 बातें की गई हैं उसमें ज्यादातर जो है वो 5 में से 3 चीजें जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय है कि एक तो सिंदूर का खामियाजा है कि उसको लेकर उनसे सवाल पूछे जाएंगे जब मानसून सत्र जब भी चालू होगा। फिर पाकिस्तान को जो हाइफनेट कर दिया है पहलगाम के बाद के ऑपरेशन के जरिए और उसके बाद की जितनी बातचीत के जरिए। तीसरा जो है वो जनरल मुनीर ने जो, और पाकिस्तान ने जो अपना पूरा अपना, उनके जो स्पिन डॉक्टर्स ने अपना एक परसेप्शन बदलने में जो एक तरह से कामयाबी हासिल की है, उसका उसको हमने एक तरह से किस तरह से ठीक से हम नहीं कर पाए। और दूसरा ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की जो भूमिका है, इसमें शंघाई भी है और साथ में संयुक्त राष्ट्र में भी इजराइल फिलिस्तीन के पक्ष में हम अपना वोट देने से और अपनी बात कहने से बचते रहे हैं। जबकि भारत जो है जब तक तीसरी दुनिया सक्रिय थी तो भारत उसका न सिर्फ नेतृत्व करता था बल्कि फिलिस्तीन का बहुत सक्रिय समर्थन में हमेशा से रहा था। तो इस बारे में हमको वैसे भी आगे भी बात करनी चाहिए। और ये जो है कि हमारी उत्पादन में गिरावट हो रही है, तो इकोनॉमी में लगातार एक तरह से सवाल उठ रहे हैं, जो कि उसकी अगली खबर है, जिसमें सुब्बा राव कई चीजों की बड़ाई कर रहे हैं भारत की, जिसमें विकास दर उन्होंने कहा कि मजबूत है, महंगाई नियंत्रण में है, रुपया अपेक्षाकृत स्थिर है। हालांकि ये स्थिरता भी इसलिए है क्योंकि जो जब से ट्रम्प आए हैं और टैरिफ वगैरह की बात करें तो डॉलर अपने आप में हिचकोले खाता रहा है। तो वो जो कि निर्मला सीतारमण कह रही थी कि रुपया नीचे नहीं गिर रहा है, डॉलर ऊपर उठ रहा है, तो डॉलर का ऊपर उठना लगभग बंद हो गया। तो वो एक पर आय में जो असमानता का वो जिक्र कर रहे हैं, और ये भी कि आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की कोई प्रतिबद्धता दिखाई नहीं पड़ती है। भारत में किस तरह से हाल के सालों में इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं कि किस तरह से जो जनता का पैसा है, चाहे वो LIC का या SBI का है, और किस तरह से कुछ खास उद्योगपतियों के लिए एकदम पीछा चला जा रहा है और उनको दिया जा रहा है अनाप शाम तरीके से बिना किसी जवाबदेही के। जो लोग खुद संदेह के घेरे में हैं और कई जगह उन पर आपराधिक मामले भी हैं,
तो उनको लेकर भी बहुत अधिक सरकार जो है न तो पारदर्शी है न जवाबदेह है। सुब्बाराव ये भी कहते हैं कि जो निजी निवेश में जो गिरावट है, औद्योगिक उत्पादन में ठहराव है, कृषि क्षेत्र संकट में है, निर्माण क्षेत्र और सेवाएं भी धीमी है, निर्यात में कमी आई है और कई क्षेत्रों में आर्थिक संकट गहरा गया है। और फिर वो नोटबंदी और जीएसटी के क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठाते हैं, जिसको लेकर अभी तक लोग जो है जूझ रहे हैं और परेशान हैं। और फिर ये जो हम लोग कह रहे थे कि जो नीतियां ऊपर से थोप तो दी जाती हैं, पर उसके बारे में फिर आगे न तो लोगों से सलाह की जाती है, न उनको विश्वास में लिया जाता है। तो और फिर जो उसके नीचे की और खबर है हमारे पास कि औद्योगिक वृद्धि जो है पिछले 9 महीनों में सबसे निचले स्तर पर है। तो ये एक तरह का लुबो-लुभाव है, जो एक तरह से जो हम कह सकते हैं कि इस आज के हरकारा में सरकार को लेकर, सरकार के परसेप्शन को लेकर और हमारी इकोनॉमी को लेकर कि जहाँ पे और जिसका हर किसी पे हम सब पे असर पड़ता है, उनको लेकर जो दिलचस्प सवाल है। तो राजेश, ये मॉनसून सत्र में इनके अलावा भी कोई और चुनौतियां हैं सरकार के लिए, या यही है जो उनको काफी परेशान करेंगी? आप म्यूट है राजेश। विपक्ष जो है मांग कर ही रहा था कि भाई जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई उसके बाद भारत का पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष चला, विपक्ष ने सरकार का पूरा साथ दिया और वो खड़ा हुआ सरकार के साथ। उसके बाद जो सरकार की तरफ से जो रवैया रहा, उस पर विपक्ष ने मांग की कि भाई इसका स्पेशल सेशन बुलाइए और वहां सब सारी चीजों को बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी उसमें गए ही नहीं, दोनों बार नहीं गए वो। मतलब एक आध बार जा सकते थे, मगर उन्होंने दोनों बार ही जो है उसको जाना उचित नहीं समझा किन्हीं कारणों से। तो ये सारी जो इस मानसून सत्र में जो है इस पे ज्यादा बात होने वाली है। और वो जो शंघाई सहयोग संगठन में भी वो जो एक चीज हम लोग नहीं बता पाए हैं जो है, मतलब कि वो जो ज्वाइंट स्टेटमेंट तैयार हुआ जिस पर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया, उसमें ज्वाइंट डिक्लेरेशन में या स्टेटमेंट में पहलगाम का तो जिक्र था ही नहीं, जिस बात पर उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। उल्टे जिक्र काय का था, वो बलूचिस्तान में जो ट्रेन वाला जो मामला हुआ था, ट्रेन को हाईजैक किया गया था और वो तमाम लोग मारे गए थे, उसका जिक्र था। मतलब आप समझ रहे हैं, पाकिस्तान ने उसका जिक्र तो करवा दिया, मगर जो पहलगाम में जो घटना हुई उसका जिक्र नहीं था। तो वो ये जो सवाल है, पहलगाम से जुड़ी हुई घटना, पाकिस्तान का एकदम फ्रंट पे आ जाना, जो एक कोने में पड़ा हुआ था वो जो है मतलब तैयार हो गया है और भारत के बराबर पे आ गया, जिसको हम कह रहे थे कि भाई ऐसा है वैसा है। तो आज की स्थिति में पाकिस्तान की जो भूमिका हो गई है वो मतलब अचानक अमेरिका के लिए जरूरी हो गया है। पाकिस्तान की सेना अमेरिका के लिए जरूरी हो गई है। वहां का जनरल जो है लंच पे बुलाया जा रहा है अचानक। मतलब आईएमएफ से उसको अभी लोन भी मिल गया था, आप याद करिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से उसको पैसा वैसा भी मिल गया। तो ये सब हो रहा है उसके साथ। मतलब चाइना से भी उसका बढ़िया चल रहा है, रशिया से भी उसका बढ़िया चल रहा है। ट्रम्प साहब लंच पे बुला ही रहे हैं, मतलब, और वो ये भी कह रहे हैं कि साहब हम नहीं कराया है ये सब। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा। और फिर वो जो भारत ने जो डेलीगेशन भेजे थे, मतलब दुनिया में पहलगाम के बाद, तो उनका हिसाब किताब भी क्या हुआ क्या, मतलब अब मोदी जी जो है मतलब वो डेलीगेशन हुआ है, अब मोदी जी फिर चले गए हैं 5 दिन के लिए। मतलब वो छोटे छोटे मुल्कों की यात्रा पे चले गए हैं, नामीबिया वगैरह, पता नहीं कौन कौन से हैं। तो ये सारी समग्र रूप ये सारी चीजें समग्र रूप से संसद का जो मानसून सेशन है उसमें ये सारी चीजें उठाई जाएंगी। और महंगाई का एक इशू है, मतलब हालत खराब है। अब विपक्ष, अब दिक्कत ये है ना कि विपक्ष उठाने की कोशिश करता भी है,
तो वो उठा नहीं पाता है और वो चीजें पता नहीं कहाँ डाइवर्ट हो जाती हैं। तो सरकार को इसके अलावा भी और भी सारी चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और तैयार होगी भी सरकार, मतलब तैयारी कर रही होगी कि हमें कैसे, जो ये ट्रम्प साहब रोजाना बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का सीज फायर वाली बात, मतलब अब तो हालत ये हो गई कि बड़ा बुरा हाल है। ये भी मतलब इसके इर्द गिर्द ही चीजें रहने वाली हैं, और लेकिन वो इसी में किसी चीज पे फंसेगा, और फिर वो जो है वही जो होता आया है, हम लोग सब देख रहे हैं कि कामकाज आगे बढ़ता नहीं है, और कई चीज उलझ जाती है, और बाहर का संसद भवन के अंदर का सीन अलग होता है और बाहर फिर अलग चालू हो जाता है। तो ये सरकार के सामने और भी जो है सवाल खासकर आएंगे, जो ये विदेश यात्राओं से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि विपक्ष को मतलब डेमोक्रेटिक सेटअप में आपको विपक्ष को उतनी तरजीह तो देनी पड़ेगी ना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जब जरूरत है तब आपने साथ रख लिया और जब नहीं है तो फिर जो है आप ध्यान ही नहीं दे रहे। मणिपुर का भी इशू है, मणिपुर में देखिए आप चीजें स्टेबल नहीं हो पा रही है। मणिपुर में जहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया गया वहां चीजें स्टेबल नहीं है, मणिपुर भी। और ये जो बिहार में जो शुरू किया है इलेक्शन कमीशन ने, ये जो पुनरीक्षण का काम, ये भी आएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये भी आना। अपोजिशन इसको उठाएगा और ये एनआरसी के सवाल भी वहां जाहिर है उठेंगे, और ये सब आरोप लगाए जाएंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो है इस मामले में कुछ बोल ही नहीं रही है। वो बोल रही है तो मतलब वो इलेक्शन कमीशन का जाहिर है समर्थन ही कर रही है, और वो उसको कह रही है कि नहीं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, पूरी पारदर्शिता जो है के साथ हो रहा है। तो ये सारे विषय आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो आगे चलेंगे तो फिर एक कर्नाटक में है जहां पर एक सुगबुगाहट है, जो पहले से शायद जब सरकार बनी थी तब से, कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच एक तरह की खेमेबंदी है, और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार शुरू से थे, और अब जो है इसको लेकर फिर से सुगबुगाहट हुई है। और फिर बाद में कल शाम को रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये कह तो दिया कि नहीं नहीं ऐसा कोई अभी तक परिवर्तन नहीं होने वाला है, पर इसके बावजूद वहाँ कई सारे अलग अलग तरह से बयान आ रहे हैं, और उसको लेकर देखने की बात है। कांग्रेस की इस समय भारत में तीन राज्यों में है कांग्रेस, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक। तो ये अपने आप में एक ध्यान रखने वाली बात है कि ये आगे कैसे प्ले आउट होती है, क्योंकि एक तरफ हम जब ये कह रहे हैं कि केंद्र में इतना कुछ हो रहा है, पर उसके बाद मैं सोच रहा था जब आप बात कर रहे थे कि कैसे विपक्ष, जबकि सरकार मिली जुली है, गठबंधन की सरकार है, उसके बाद भी कोई बहुत अधिक असरदार तरीके से अपनी बातें उठाने, रखने या करवा पाने की काबिलियत और ताकत नहीं दिखला पाई है। तो वो एक देखने की बात है। फिर जो बिहार का जो ये मामला है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है कि जहाँ पे मतदान सत्यापन को लेकर जो इसमें समय बहुत कम है और बाधाएं बहुत ज्यादा हैं, और हम लगातार ऐसी खबरें देख रहे हैं जहाँ पर स्थानीय स्तर पर उसका आप जब लोग बात करनी शुरू कर रहे हैं तो वो उनके लिए कितनी चुनौतीपूर्ण चीज है ये। खासतौर पर अगर हम पिछले उदाहरण देखें इस तरह के जब ये हुए थे, तो चाहे वो सीए एनआरसी के समय हुआ था या फिर जो असम में खासतौर पर जब इस तरह की कार्रवाई जब की गई, तो उसमें कितने सारे लोगों को अदालत जाना पड़ा, कितने सारे लोगों को जो है उठा के बंद कर दिया गया, क्योंकि ये सिर्फ ऊपर से भले दिख रहा है कि मतदाता सत्यापन की बात है, पर दरअसल ये उनके भारतीय होने का सबूत भी होगा। और दूसरा ये कि उनको किस तरह से वो ये साबित कर पाएंगे कि वो अभी जिंदा हैं या नहीं सरकारी डेटा में। तो ये भी एक तरह का इसको एक खासा पेचीदा मामला है, और ऐन चुनाव के वक्त को शुरू करके साफ दिख रहा है कि ये इतना सीधा साधा, इतनी मासूमियत के साथ भी नहीं किया गया।
तो इस पर हमारी लगातार निगाह बनेगी रहेगी और इस पे हम लोग कुछ और विस्तार से भी लेकर आएंगे। जो बिहार में चुनाव के मतदाता सत्यापन को लेकर ऐन वक्त पे जो ये काम शुरू किया गया। राजेश, ये इसमें एक और चीज जो मतलब ज्यादा जिसमें बात नहीं हो रही है कि इसमें इस प्रोसेस में जाति प्रमाण पत्र भी मांगा गया है भाई। आप देखिए जो लिस्ट है उसमें कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। और ये जो इसमें जो फिगर है कि बिहार में 25% घरों में ही मतलब ये उपलब्ध है लगभग। माने जो मतदाता है दर्ज है मतदाता सूची में उसमें समझिए आपके 25% के पास है वो उपलब्ध जाति का प्रमाण पत्र। जनरली जाति का प्रमाण पत्र मतलब सामान्य वर्ग तो बनवाता ही नहीं है जाति का प्रमाण पत्र। तो अब वो जाति का प्रमाण पत्र भी एक मांगा गया है। अच्छा, ये जो सारी दस्तावेज हैं ये सिस्टम से संबंधित है। माने आपको जिला कार्यालय डीएम के ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, उसमें फिर मतलब नगर निगम भी इन्वॉल्व होता है, उसमें तमाम जो सरकार के दफ्तर है वो इन्वॉल्व होते हैं। और कोई भी सर्टिफिकेट किस अंदाज में किस तरह से वही फिर वो उनका शुक्ला जी का वो आ जाता है राग दरबारी का मामला कैसे मिलता है और वो मियाद आपने फिक्स कर रखी है। तो ये सारे जो सर्टिफिकेट है जाति का प्रमाण पत्र भी मांगा गया है भाई। इसकी क्या तुक है कुछ समझ में मतलब और दूसरा ये जो मतलब ये जो इतनी जो अक्षम सरकार है, खासतौर पे मतलब वैसे ही पूरे भारत देश की कह सकते हैं कि बहुत सक्षम प्रक्रिया तो नहीं है, जब इतनी अक्षम सरकार है और उसमें अब ये है कि हम अब लोगों को ये लोगों को साबित करना है कि वो भारतीय हैं, कि वो जिंदा हैं, कि वो इस जाति के हैं, कि वो ये हैं। ये काम सरकार 15 तरह से 20 तरीके से 100 तरीके से जब डेटा कलेक्शन करती है उसके पास ये कहीं ना कहीं होता है। आपको सिर्फ वो डेटा को प्रोसेस करके कोलेक्ट करना होता है और फिर उसको आप एक तरह से कंफर्मेशन कर सकते हैं। पर वो और दूसरा आप ये जो है कि 4 करोड़ लोग इसकी आंच में आने वाले हैं और आप ये कह रहे हैं कि 4 करोड़ लोगों के क्या बोलते हैं वो साबित करें कि वो मतदाता सूची में आने के लिए मतदाता सूची के जरिए कि वो यही कि वो भारतीय है कि नहीं है, और दूसरा ये कि वो वैध मतदाता है कि नहीं। तो इसके और कहीं विदेशी तो नहीं है, वो ये सब भी इसमें कुछ हल्ले डाले गए हैं। वो खासे तौर पे मतलब तो अभी तक आप कर क्या रहे थे ये इस पे भी सवाल है। दरअसल आप अपनी प्रक्रिया पर ही एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं अभी तक और उसका जो ठीकरा है वो आप लोगों पे फोड़ रहे हैं। तो सबसे जो इसमें जो मतलब एक जो शब्द है इसके लिए वो मुझे लगता है कि वो ये सरकारी धूर्तता है लोगों के साथ की जा रही है। जो हाँ, आप म्यूट है। इसमें एक और चीज पे हमको गौर करना चाहिए कि देखिए आप बड़ी मतलब या तो बड़ी होशियारी के साथ ये किया गया है कि नीतीश कुमार की सरकार या एनडीए की सरकार से जुड़े जो सवाल हैं उन पे बात हो ही नहीं रही। पूरा जो मामला है वो आज की डेट में काहे पे शिफ्ट हो गया, विपक्ष भी इसमें लग गया और सारे लोग इसी में लग गए। मतलब आप समझ रहे हैं। तो वो जो मतलब बेरोजगारी की क्या स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, करप्शन की क्या स्थिति है। नीतीश कुमार की सरकार को 5 साल हो गए हैं तो उन्होंने या 15 साल हो गए हैं उनको मुख्यमंत्री के बतौर। तो वो मतलब वो उसकी कोई समीक्षा ही नहीं हो रही, कोई बात ही नहीं हो रही। अब सब इसमें लग गए हैं मतदाता सूची में। हाँ, जाहिर तौर पे क्योंकि बहुत बुनियादी आपके तो ये अगर आपके मताधिकार को ही एक लोकतंत्र में संदिग्ध बना दिया जाएगा, उसी को कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, तो वो अब मुद्दे पर तो बाद में आएंगे क्योंकि ये तो इसमें तो फिर मतलब इसमें विपक्ष क्या कर सकता है और कोई भी क्या कर सकता है। पर दरअसल ये लोकतंत्र को डिरेल करने की और एक तरह की धूर्त किस्म की कोशिश है जो कि साफ साफ दिखलाई पड़ने लगी है। और ये दरअसल आपका खुद पर एक इसको बोलते हैं ना कि खल्फिया बयान है सरकार का अपने खुद की अक्षमता पे, क्योंकि आप ये साबित ही नहीं कर पा रहे कि भाई आप
सारा डेटा लेके क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप यही नहीं समझ पा रहे कि आप 4 करोड़ लोग अगर हम कह रहे हैं कि इस देश के, बिहार के, जिनको ये सबूत देना पड़ेगा कि वो आप सत्यापित मतदाता है या नहीं है अभी। इस पर हम लोग लगातार आगे भी बात करेंगे और हम आगे चलते हैं। एक कलेक्टर साहब ने जूनागढ़ में जो है वहाँ के कमिश्नर और टाउन प्लानर ने जो है एक पुरानी 300 साल पुरानी दरगाह को गिरा दिया, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की चीजें करने से मना कर रखा है, और पता नहीं वो भी क्या साबित करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है कि ये इसको आपने ऐसा क्यों किया। पर उस चक्कर में 300 साल पुरानी जो अगर कोई हेरिटेज की, जैसे कि बीच में महरौली दिल्ली में भी ऐसा हुआ था, तो आप उन चीजों को जो कि इनकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है और या फिर हेरिटेज की वैल्यू है, उसको आप उठा के तोड़ रहे हैं कुछ भी करके। और ये जो कॉन्फिडेंस आया है लोगों में कि वो कोई भी कहीं भी उठा के, सरकार का अगर आदमी है या तो कहीं भी उठा के वो बुलडोजर घुमा सकता है जाके, और उसके बाद में अदालत में देखता रहेगा वो। ये भी नई प्रवृत्ति भी जो आप जानते हैं कि किस सरकार और किसके सामने ये आई है हमारे सामने, और वो भी एक खास धर्म के लोगों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ ही सबसे ज्यादा होता आया है। रेलवे किराया बढ़ रहा है और उसको लेकर लगातार पीछे भी बात होती रही। अब उसमें मेरे ख्याल से केरला के बारे में हमने बात, 5 साल से लंबित था रेलवे का किराया। केरला के बारे में हमने बात की कि अत्याधिक करीबी किसी एक जगह से हटी है। हालांकि वो केरल एक छोटा राज्य है, पर उसके अगर आप इंडिकेटर्स देखेंगे, चाहे साक्षरता के हों या पर कैपिटा इनकम के हों या बाकी इंडिकेटर्स में केरला सबसे बड़ा एक विकास का सबसे बेहतरीन मॉडल है। और उसमें एक रेखांकित करने वाली बात यह कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगभग नहीं है, और इस बात की तुलना हमको करनी चाहिए कि जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और लंबे समय से है, वहां के संकेतक किस तरह के हैं, कि जिससे मालूम पड़ गई जो डबल इंजन का जो दावा है या विकास का दावा है, वो लोगों तक कितना, किस तरह से और कैसे पहुंच रहा है। और केरल लगातार केरल राज्य को बदनाम करने की बाकायदा हमने देखा कि मुहिम उत्तर भारत में हमने देखा कि चलती रहती है, केरल को बदनाम करने की। बाकायदा फिल्में तक बनी, प्रोपेगेंडा स्पेसिफिक केरल को टारगेट करते हुए। वो खींचतान भी लगातार बराबर चलती रहती है केंद्र और केरल की। केरल पे हम लोगों और भी, मतलब मेरे ख्याल से उत्तर भारतीय और हिंदी भाषियों को थोड़ा सा अपने खिड़कियां खोल के समझना चाहिए कि भारत के जो बाकी हिस्से हैं वो अपने अर्थव्यवस्था को, अपने जन कल्याण कार्यक्रमों को, अपनी शिक्षा को, अपने स्वास्थ्य को कैसे हिंदी पट्टी से बेहतर जो है प्रबंधित कर लेते हैं। क्योंकि ये बातें दरअसल मैं हिंदी मीडिया में कहीं देखता नहीं हूँ कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ऐसा केरल में क्या हो रहा है कि ये हो गया, या ऐसा कैसे है कि सारे जो निवेश हैं वो गैर हिंदी पट्टी वाले इलाकों में ज्यादा आ रहे हैं बजाय हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं उनमें। वहां पे पर कैपिटा जो इनकम है उनकी बेहतर कैसे है बाकी हिंदी पट्टी के राज्यों के मुकाबले। ये सवाल करते हुए मैंने कहीं ज्यादा देखा नहीं है कि हिंदी में लोग इस बारे में बात करते हैं। और जब तक हम खिड़कियां नहीं खोलेंगे अपने दिमाग की और बाकी हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो हम अपने बैठ के हम जितने ही अपनी पंचायतें करते रहें या अड्डेबाजी करते रहें, उससे क्या निकलने वाला है, ये एक सवाल है जिसको लेकर थोड़ा सा सोचना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप का एक जो बिल पास हुआ है गौरव, तो ये क्या है, किस, और बहुत ही मुश्किल से पास हुआ। उसमें आखिरी में उपराष्ट्रपति जेडी वैंस को जो है अपना वोट भी डालना पड़ा ताकि ट्रंप की जो है इज्जत बच गई, जो है बाल जाते जाते। तो इसका क्या मतलब है, इसका
क्यों ये मतलब ये घरेलू 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 नीति पर उनका एक बिल उन्होंने पेश किया, जिसको डेमोक्रेट्स कह रहे हैं बिग बिग ब्यूटीफुल बिल। तो इसमें 51 तो रिपब्लिकन ने इसके 50 रिपब्लिकन ने इसके खिलाफ दिया, जबकि 3 रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट के साथ मिलकर इसे टाई कर दिया। 50-50 पे आ गया मामला। 47 रिपब्लिकन प्लस 3 डेमोक्रेट, जिसने बिल के पक्ष में मतलब इन्होंने वोट डाला। और इसके बाद जेडी वेंस, जो जैसा कि आपने बताया, उनके वोट से ये टाई हो पाया। फिर 50-50 का मामला हो गया था। फिर जेडी वेंस के वोट से 51-50 पे मामला सेट हुआ और ये सीनेट में कम से कम पास हो गया है। तो जब ट्रम्प से पूछा गया कि भाई बहुत लंबे समय से, क्योंकि ये विवाद भी चल रहा है, मस्क का इसी बिल को लेकर ट्रम्प से झगड़ा हुआ पिछले दिनों, और जो लगातार उनकी करीबी देखी जा रही थी उसमें दूरियां आई। तो जब ट्रम्प से पूछा गया कि भाई आपका ये बिल सीनेट में पास हो गया है, वो फ्लोरिडा में उस वक्त थे, और एक वहां पे प्रवासी हिरासत केंद्र कल निरीक्षण करने हो गए थे, जहां 5,000 की कैपेसिटी बताई जा रही है। वहां पे अवैध जो इमिग्रेंट्स है उनको वो रखने की बात कर रहे हैं। तो वहां पे जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा ये अब मेरे कानों में तो ये संगीत की तरह बज रहा है, क्योंकि लगातार उनकी आलोचना हो रही थी इस बिल को लेके कि ये तबाह कर देगा अमेरिका को, अमेरिका की नीतियां। वो तो भी देखेंगे कि ये तबाह करता है कि इसको किस तरह से आगे लेके जाता है। पर अमेरिका की मुश्किलें कम होती हुई तो नहीं दिखलाई पड़ी, जैसे कि दुनिया की मुश्किलें जो हैं डोनाल्ड ट्रम्प के कारण कम होती हुई नहीं दिखलाई पड़ रही हैं। राकेश शुक्ला ने हमारे यहाँ एक विश्लेषण लिखा है जो ममदानी के चुनाव को लेकर है, तो जिसमें उन्होंने बताया है कि वो उनके जो जीत के तरीके और रास्ते क्या रहे हैं। तो वो एक दिलचस्प विश्लेषण है, और वो एक जब सब कुछ डेमोक्रेट्स जो हैं, जो वहाँ के, उनको सब कुछ डूबता फिसलता नजर आ रहा है अपने हाल से, तो ममदानी की जीत, हालांकि जीत क्या मतलब, अभी तो वो सिर्फ कैंडिडेट बने हैं वहाँ के न्यूयॉर्क के मेयर के लिए। तो पर वो इस तरह से देखा जा रहा है कि खासा वो उसको लेकर सरगर्मियां हैं अमेरिका में, एक तरह से उम्मीद जागती दिखलाई पड़ रही है। पर उससे ज्यादा एक उदय भाटिया ने मिंट में एक लंबा एक रिपोर्टाज लिखा है जो कि सेंसर बोर्ड के बारे में है भारत के, जो कि बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक तो असहिष्णुता उसमें बहुत ज्यादा है, और वो लगातार एक तरह से ये धकेल रहा है सबको कि सरकार के खिलाफ या सरकार को लेकर कहीं भी ऐसा कुछ भी मोटिव में, नाम में जाता है तो उसको लेकर खासा मतलब उसको दिक्कतें कर रखी है, उनको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, उसमें कट्स लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये एक नए तरह का एक जो है, जिसको एक तरफ हम अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में बात करते हैं, दूसरा कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री कोई ऐसी तो है नहीं जहाँ पे कि जो कि एक सिर्फ भारत के लिए है। वो एक मेरे ख्याल से एक इंक्लूसिव डाइवर्स देश का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर भी है मेरे ख्याल से। तो अगर दुनिया में आप लोगों से जाएं तो शायद क्रिकेट और बॉलीवुड के कारण आपको ज्यादा जानते हैं बजाय किसी और भारतीय चीज की। तो उसको अब लगातार ऐसा बनाया जा रहा है जैसे कि मेरे ख्याल से उन देशों में हुआ, जैसे कि हम लोग बात करते रहते हैं पाकिस्तान में हुआ कि उनकी फिल्मों के साथ कैसा हुआ, या उन देशों में, ईरान में जैसे देखते हैं कि सारे जो लोग फिल्म बनाते हैं वो या तो उनको बाहर भाग के या छिप कर फिल्में बनानी पड़ती। तो अब जो है, जो कि फिर ये हुआ इसके साथ सरदार जी, जो उसपे एक सुशांत सिंह ने एक लंबा सा इंडिया केबल में एक लॉन्ग रीड जो लिखा है, वो कि सुशांत क्या बोलते हैं, दिलजीत दोसांझ के बारे में, कि कैसे उनकी फिल्म को पास करने से या उसको रिलीज करने से रुकवा दिया गया, क्योंकि उसमें जो एक्ट्रेस है पाकिस्तानी है, और ये फिल्म तो पहले बन चुकी थी, और पर उसमें ये पहलगाम बीच में हुआ, तो उसके बाद वो उसका रिलीज वहाँ, तो उन्होंने फिर उसका रिलीज भारत में किया ही नहीं, उन्होंने भारत से बाहर रिलीज कर दिया। और सुशांत का ये कहना है कि दिलजीत दोसांझ इस समय इतना बड़ा मनोरंजन की दुनिया में इतने बड़े कल्ट हैं, और पंजाब का जो कल्चर है वो अपने आप में दुनिया भर में फैला हुआ है। दिलजीत दोसांझ का जो ग्रैमी वाले
के जो हेड है उन्होंने उनका इंटरव्यू किया है। वो इस समय दुनिया के सबसे बड़े-बड़े परफॉर्मर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं और उनके साथ परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में प्रधानमंत्री जी से मिले भी थे और प्रधानमंत्री जी ने भी उनको कहा था कि बहुत प्रतिभाशाली हैं और फलाने-ठिकाने। पर उसके बाद भी एक जो असहिष्णु जो हमारा जो तत्व है हमारे अपने समाज में, हमारे अपनी सरकारी सेंसर बोर्ड जैसी जगहों पे राइट विंग ट्रोल्स हैं, वो चाहे ममदानी हो या दिलजीत दोसांझ हो, सबको निशाने पे लेके और उनके साथ जो है एक तरह से गंध मचाए रखते हैं, इसको इस तरह से देखना चाहिए। और उसको लेकर सोचना चाहिए कि हमारी इज़्ज़त और हमारा महत्व दुनिया में और देश के भीतर ऐसे किस तरह से बढ़ रहा है। और क्योंकि अब ये दुनिया ऐसी नहीं रहेगी कि सिर्फ सिनेमा घर से ही फ़िल्में चलती हैं। ज़ाहिर तौर पे अगर आप उसके देखेंगे कि दुनिया में बाकी जगहों पे वो फ़िल्म किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है, तो आपको तो उसके बिना भी उनका काम चल रहा है क्योंकि उनके पास जो भी कंटेंट लोग उसको पसंद कर रहे हैं। आप अभी कुछ कह रहे आमिर थे खान गौरव? नहीं तो एक इसी में एक अन्ना एम वेटिकेट ने जो लाइन कही है बातचीत में उनको हनीत रेहान जो इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी आज की डेट में 2.5 साल हो गए उनकी फिल्म को पंजाब 95 120 कट लगाने को सेंसर बोर्ड ने कहा है। 120 कट का मतलब होता है कि पूरी फिल्म ही काट दी। 120 कट नए लग सिरे गए से तो फिर फिल्म में बचा क्या। तो उन्होंने एक बड़ी अभी मजेदार लाइन कही कि अभी हमारा जो बॉलीवुड है जो फिल्म उद्योग है वो जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो दक्षिणपंथी सरकार समर्थक और इस्लामोफोबिक लहर के साथ ही हमें नजर आ रहा है, बाकी सब गायब करवा दिया गया। मतलब एक खास छवि जो आप सॉफ्ट पावर कहते हो सिनेमा को, उस सिनेमा के जरिए भी एक खास छवि ही गढ़ने की कोशिश की जा रही है, ना कि जो भारत की उदार छवि थी, विषयों में बातचीत होती थी। तो अब वो खतरनाक हो चला है कि आप सरकार की आलोचना करते हुए कोई फिल्म बना दे, ये सोचना ही आज की डेट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो नहीं, बोल भी पा सरकार रहे की हैं फिल्म आलोचना भी मेकर्स। नहीं है इसमें एक सिंपल अगर एक फ़िल्म है जो अभिव्यक्ति की एक तरह से आज़ादी और एक आज़ाद ख़्याल की तरह तरक्की पसंद बात कर रही है, उनको हर उस चीज़ से दिक्कत है और फिर वो छोटी चीज़ें जो हैं अपने आप में फैलाना और उनको एक तरह से प्रोत्साहित करना और उनको बोलना कि हाँ, ये चीज़ें बनाओ, तो चाहे वो कश्मीर फाइल से लेकर केरला फाइल तक जो बनाना, जो मतलब ये तमाशा है दरअसल जो। और ये हमारा बिल्कुल हल्कापन बताता है, मतलब देश को भी और दुनिया को, क्योंकि आपकी चीज़ें तो चल भी तो नहीं पा रही। बीच में सावरकर जैसी फ़िल्म बनवाई उन्होंने जो कि तो उसमें बाकी चीज़ें जो हैं, जो उनके बारे में जो असलियत है उनकी, जो तथ्यात्मक बातें हैं, वो तो आपने नहीं बताई उसमें। तो पैसे खूब जम के लगाए और सरकारी धक्का भी दिया प्रमोशन का, फिर भी वो नहीं चल पाई फ़िल्म जो है। तो ये जो डंडी मारना कहते हैं इसको, जो है ना, कि हम जो है एक अच्छे खासे व्यवसाय में, जब आपकी इकोनॉमी वैसे ही डूब रही है और बाकी चीज़ें खराब हो रही, तो आप डंडी मार के उसको और डुबा दो, जो है, जो नहीं चल रहा है उसको, या जो अपनी चुनौतियों से जूझ रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खतरनाक बात है, ख़ासतौर पर उस दुनिया के लिए जो कि बॉलीवुड से प्यार करता है, उसको पसंद करता है, उसकी डाइवर्सिटी के साथ मेरे ख्याल से हम लोग शायद 3 पीढ़ी से देख रहे हैं कि उसमें उसकी डाइवर्सिटी हमेशा हम सबके साथ रही है। उसका जो आइडिया ऑफ इंडिया है बॉलीवुड का, चाहे वो शुरुआत से हम देख लें तो वो हमेशा से एक उस परिकल्पना को मजबूत करता रहा है जिसमें हर किसी के लिए जगह है, हर कोई अपनी बात कह सकता है। तो जब भी कोई बाकी ऐसी चीज़ कहेगा जो कि किसी भी तरह से इनको असुविधाजनक लगेगी, चाहे वो खुले पर फ़िल्म बन रही हो या बाकी, तो वो जैसे ही वो होगा, तो वो शायद उनके कान खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं ये फ़िल्म आके कैसा क्या कर देगी, जो कि मतलब ये डरी हुई जो प्रतिक्रिया है और असहिष्णु भी है, और साथ में ये जो है कि इस तरह से लोगों का जो विमर्श है या लोगों का जो सोचना है, उस पे आप नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा होता नहीं है आज की दुनिया में, जो डिजिटल है, जो ग्लोबलाइज़्ड है, जो बात निकलती है, पहुँच जाती है। अ,
ये जरूर होगा कि शायद उनके निर्माताओं को थोड़ा सा नुकसान होगा कि वो भारत में फिल्म रिलीज नहीं होगी उस तरह से, दोसांझ की या बाकी फिल्में भी, और लोग डिजिटली देख लेते हैं। मतलब ये तो सबको पता है कि कैसे आजकल जो डिजिटल अब पायरेट्स आज के होते हैं दौर में, लोग, मतलब आज के दौर में आप चीजों को जितना सोचते हो उतना सेंसर सरकार नहीं कर पाएगी। कुल मिला के अब एक जितना लाइन की जितना थीम। दबाओगे उतना अधिक लोग उसके तक पहुंचेंगे। तो आप या तो आप राइट। जो है एक तरह से उसकी मार्केटिंग में मदद कर रहे हो, जिसकी भी क्या जरूरत होनी चाहिए। सरकार को ये सब काम क्यों करने चाहिए? सरकार को अपना काम जो ढंग से करना चाहिए वो है कि गरीबी को कुछ काम कर ले, कुछ अर्थव्यवस्था पे काम कर ले, बजाय इसके कि जो 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 काम लोगों के हैं और वो अपने आप सरकार के बावजूद, बॉलीवुड इंडस्ट्री में सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि भाई वो तो लोगों ने खड़ा किया है, लोगों के अपने हिसाब से उसमें आपका क्या योगदान है? मतलब सरकार ऐसा क्या कर रही है? एनएफडीसी जो फिल्में बनाती थी पहले, जो तो वो भी अब बंद हो चुकी। कब 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 की हम बात कर रहे हैं, जब नीलानी और अब फिल्म बनती है लेकिन बजट अब उस पैमाने पे नहीं वही मैं बनती। कह रहा हूँ कि आप कोई निर्णायक गुणवत्ता वाली फिल्में भी ऐसे नहीं बना रहे कि जब जैसे कोई मंथन जैसी फिल्म आप बना रहे हो या उसमें उस तरह की चीजें कर रहे हो, तो आप योगदान तो आप कुछ दे नहीं रहे उसमें। लोग जो खुद कुछ कर रहे हैं तो उसको भी जाके उसमें भी जाके आप डंडे घुमा के मार रहे हो कि, और ये जो चीजें होती है क्रिएटिविटी का, ये इस तरह की होती है कि जैसे कोई एक बाजार में कोई चूड़ी बेचने वाला हो, वो जो लेके घूमते रहते हैं कपड़े में लपेट के चूड़ियों को, और पुलिस वाला डंडा मार के पूछे कि इसमें क्या है। तो क्रिएटिविटी इस तरह की चीज होती है जहां पे अगर आप उसको डंडा मार दीजिए कि भाई साहब ये इसमें क्या है, तो तब तक उसने बोला, उसने कहा कि स्टूडेंट ने कहा इसमें जो जो भी अब कुछ है नहीं, अब तो था। अब तो इसमें था, अब तो रही नहीं, आपने डंडा मार दिया इसके ऊपर जो बिना बात क्रिएटिविटी कि बिखर गई, सड़क पे बिखर गई क्रिएटिविटी। नहीं, हाँ क्रिएटिविटी मतलब एक नियंत्रित है तो ना सरकार। तो सरकार मतलब जो दिखा रही है सेंसर बोर्ड से, यह सरकार चाह रही है कि भैया जो हमारा थॉट प्रोसेस है, सारे क्रिएटिव लोग भी उसी दिशा में सोचे और एक ही लकीर पे चलते रहें। तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, सरकार का भी योगदान रहता है, भूमिका रहती है, और समय समय पे वो परिलक्षित भी होती है। अभी हाल में एक फिल्म आई थी, मुझे याद आ रहा है, वो आमिर खान की एक फिल्म आई है ना, आई थी क्या, आई है, वो चल रही होगी अभी, हाँ, सितारे। सितारे जमीन। हाँ, तो उसमें उसमें कहा गया ना उसको कि वो कुछ लाइनें इसमें आप दिखाइए, शुरुआत में क्या है, कुछ कहा गया था ना आखिरी गौरव। में मोदी जी की लाइन है उसमें कि हाँ, शुरुआत में तो ऐसा, शुरू होते ही फिल्म। हाँ, वो फिर डाली गई वो लाइन। तो सरकार की भूमिका रहती है, उसका योगदान रहता है, ऐसा नहीं है, वो चल रही है चीजें। फिर आमिर खान साहब जो है वो महामहिम राष्ट्रपति, इनसे भी मुलाकात की और वहाँ बाकायदा एक राष्ट्रपति भवन में उस फिल्म का शो रखा गया। तो अब दिलजीत आमिर खान दोसांझ की जूझ रहे हैं। रिलीज नहीं हो रही है आमिर खान जूझ भारत रहे हैं, में। मैंने कहा उनकी फिल्में। आमिर खान की फिल्में लगातार पिछले बड़े समय से, बड़ी फिल्म उनकी लाल सिंह जो चड्ढा थी वो परफॉर्म नहीं कर पाई। उसके बाद बहुत लंबे वक्त के बाद अभी लौटे चैंपियंस की रीमेक लेके, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जिस फिल्म का। तो आमिर खान के सामने भी अभी चुनौती है कि उनका बाजार में वापसी हो सके उस ढंग से, जैसा वो राज कर रहे थे आज से 6 या 7 8 साल पहले बॉक्स ऑफिस पे। उनकी भी अपनी चुनौतियां हैं। वो राष्ट्रपति को भी दिखाएंगे, वो सरकार के समर्थकों को खुश करेंगे। इस वक्त तो सब कुछ करेंगे। 5 घंटे का लंबा इंटरव्यू भी उन्होंने दिया है। तो इस वक्त तो आमिर खान हर तरीके से कोशिश करेंगे कि उनकी ये फिल्म चले। नहीं, बहुत कुछ दांव पे रहता है उनके लिए, तो जी। वो तो पूरी जान लगा के करते हैं सारा, मतलब ये सब भी हमको पता है। पर उसमें ये जो है ना कि बिना बात के आके खेल खराब करना जो है, ये सरकार को लगातार हर चीज हर जगह पे मजा आता है ये करने में। मतलब आप क्रिकेट में भी ये देख सकते हो, आप बॉलीवुड में भी ये देख सकते हो, जहां इस और ये सब लोगों से निकल के आ रहा है, ये कोई सरकार के कारण निकल के नहीं आ रहा। सरकार किसी को एक अच्छा क्रिकेटर नहीं बना रही, और मतलब और जब भी कोई कुछ करता है तो जाके उसका श्रेय लेने में एकदम सबसे पहले फोटो खिंचवाने में लग जाते हैं जाके, जो है वो इस तरह से। तो ये एक सस्ती और हल्की मतलब लगती है थोड़ा सा, मतलब मतलब स्टेडियम का नाम जो है ना वो किसी और के नाम पे होता है। खिलाड़ी खेलता है मगर स्टेडियम का नाम जो है वो कुछ तो हो जाएगा, मतलब खिलाड़ी हाँ नहीं, हाँ खिलाड़ी तो मतलब वो खेले।
हाँ, बीच मतलब में भी ये एक वहां पे काफी विवाद इस पे हुआ है और काफी इसका काफी आलोचना हुई है कि एक आईसीसी क्रिकेट का जो मैच था तो उसकी जो फिल्म बनी तो उसमें बजाय क्रिकेटर्स को ठीक ठाक कवरेज देने की बजाय आईसीसी के जो प्रमुख हैं, जो अमित शाह के बेटे जय शाह हैं, उनकी ही तस्वीरें लोगों को देखने को, तो जैसे कि क्रिकेट जो है वो जय शाह ही क्रिकेटर हैं, जय शाह ही क्रिकेट चला रहे हैं, जय शाह ही सब कुछ, जो बॉल बैट स्टंप अब जो भी कुछ है वो जय शाह है, बाकी सब जो है कुछ उसमें रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है उसको। गिल्ली ये जो भी है लगातार छाप एक तरह मारने की की प्रवृत्ति, गिल्ली भी ये है। छाप मारने की प्रवृत्ति मतलब लगातार जो छाप मारने की प्रवृत्ति है कि भाई लेबल चिपकाने वाली बात है ना, कि आपके काम पे लेबल अपना रहेगा, ये बड़ी खतरनाक ट्रेंड दिख रहा है और लगातार ही दिख रहा है अभी तो। चलिए आज की बताओ। बात फिर यहीं खत्म करते हैं और हम लोग लगातार आपके साथ बने रहेंगे। और आज का काफी दिलचस्प और सरगर्म हमारा चर्चा रही आज के हमारे न्यूज़लेटर पर। आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, लाइक, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए। और आप लोग इस बात का आपको धन्यवाद कि आप लोग हमें हमारे काम को पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।